हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएसए स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 6 का प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करूंगा। आंसर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी के जैसा आपका पेपर भी आएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लो। देखिए, ये एक बात और कहूँगा, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले के लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक है। देखिए, आपका जो पेपर है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में 1 से लेकर 12 क्वेश्चन आएंगे जो 1 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी में 2 से लेकर 5 तक के 3-3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। सेक्शन सी में 6वां और 7वां क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का 80 वर्ड में लिखना है। 8 से 11 सेक्शन डी है, जिसमें आपकी पैसेज आएंगी। आपको वो करनी है, 6 नंबर की एक है, 24 नंबर की है, ठीक है। और 12वां क्वेश्चन आपका मैप वर्क आएगा, ठीक है। तो और जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो मैप की जगह अलग क्वेश्चन करेंगे जिसमें आंसर्स देने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना या उन्हें हीन समझना कहलाता है। देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम में वीडियो डिस्कस करूँगा, ठीक है। हिंदी मीडियम की अलग वीडियो आएगी। टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी दैम एज इन्फीरियर इज कॉल्ड। देखो, जब हम किसी को नेगेटिवली समझते हैं ना, मतलब उसके बारे में हमारी सोच गलत है, घटिया है, तो उसको इन चारों में से क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है प्रेजुडाइज, ठीक है। और अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला करेंगे। एक बार बता दूं, आपको एग्जाम में आंसर लिखने होते हैं बच्चों। आप पहली बार 6th क्लास में आया तो बच्चों को पता नहीं होता पेपर करना कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल के उसका जो नंबर 1 है उसका आंसर जो है ना, जैसे बी है तो वो लिख देंगे, ठीक है। ऐसे करना है, केवल आंसर करना है आपको। अब यह और लिखा है, और मतलब ऊपर वाला करो या नीचे वाला, दोनों में से एक करना है। ये कह रहा है व्हेन वी बाइंड ऑल पीपल इन अ सिंगल इमेज। जब हम सभी लोगों को एक सिंगल इमेज में बांध देते हैं, या मेक अ फर्म इम्प्रेशन अबाउट देम, और उसके बारे में एक पक्का इरादा बना लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप्स, पैराडाइज, जस्टिस या नन ऑफ दिस। तो उसे बोलते हैं बच्चों स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। अब आगे देखो, उसके बाद नेक्स्ट है सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। इन चारों में से आपको सेकुलरिज्म का मतलब बताना। तो जो आंसर मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। सी आंसर है इसका। सेकुलरिज्म का मतलब होता है जिस कंट्री का कोई धर्म नहीं होता। इसका मतलब है कि जहाँ पर सभी धर्म को इक्वलिटी दी जाती है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स या पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस एंड फेथ हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जहाँ पर लोगों को बिना किसी भेदभाव के अपना धर्म का पालन करने की आज़ादी दी जाती है ना, तो उसको बोलते हैं हम सेकुलरिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेकुलरिज्म, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी याद कर लेना। ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ब्लू से लिखना है पेपर में। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। तो ये कह रहा है कि आपको बताना है कि ग्राम सभा के अंदर जो भी गांव के अंदर लोग रहते हैं ना, ठीक है, तो वो सब जो उसके क्या कहलाते हैं? चिल्ड्रन, एडल्ट, मैन, वुमेन। तो एडल्ट मतलब वो उसके मेंबर होते हैं, ठीक है। जितने भी ग्राम सभा, ये कह रहा है कि द ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। तो ग्राम सभा के अंदर कौन से लोग होते हैं जो उस गांव में रहते हैं ना, तो वो उसके सदस्य माने जाते हैं। किन को माना जाता है? एडल्ट को माना जाता है, चिल्ड्रन को, मैन को, वुमेन को। एडल्ट में ना जैसे 18 से ऊपर कोई भी आ गया उन सबको माना जाएगा, ठीक है, एडल्ट। फिर और है एनीवन हु इज ओल्ड और मोर एंड हु हैज़ द राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ। ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो ओल्ड है, बूढ़ा है, या मतलब बूढ़ा ना भी कह सकते हैं, या बड़ा है या उससे ज़्यादा है, जिसको वोट मेंबर होता है ग्राम सभा का। तो कौन होता है ग्राम सभा का मेंबर? आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला? किसको माना जाता है ग्राम सभा का मेंबर? जो 18 साल का होता है या उससे बड़ा होता है, ठीक है। तो आपको एज बतानी थी। फिर नेक्स्ट है पंचायत
सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द, जो पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है ना वो किसके द्वारा अपॉइंट होता है? ग्राम सभा के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा या सरपंच के द्वारा? तो वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ ए सोलर सिस्टम? बताइए सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? सूरज, अर्थ, जुपिटर या सैटर्न? बताओ सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? वेरी गुड, सूरज। सूरज सबसे बड़ा होता है बच्चों, ठीक है। अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला कर सकते हो कि अर्थ की सन से कितनी दूरी है? अर्थ की सन से कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। कितनी दूरी है आपको ये बताना है, या 25 करोड़ किलोमीटर, 15 लाख या 20 किलोमीटर? तो वह 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, ए आंसर है। फिर कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स कैन यू जनरली सी फुल मून नाइट इन अ मंथ? बताओ एक महीने में आप पूरा चांद कब देखते हैं? बताइए कितनी बार देखते हैं एक महीने में? एक बार देखते हैं, ठीक है। अब निकलने वाला ना 1-2 दिन में, अभी आप देखना, ठीक है। अब द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन, जो पोल स्टार होता है ना, अभी भी आप देखोगे आसमान में आपको एक तारा दिखाई दे रहा होगा जो अपनी जगह स्थिर रहता है, तो वो कौन सी डायरेक्शन बताता है? तो वो बताता है आपको नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द मून्स डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली दैट ऑफ द अर्थ। देखो जो चंद्रमा है और जो धरती है, तो चंद्रमा का जो डायमीटर होता है वो मून का कितना होता है? 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला कर सकते हो। ये कह रहा है इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेज डज द मून कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ? धरती का एक चक्कर लगाने में मून को कितना टाइम लगता है? बताओ कितने दिन लगते हैं? 27 दिन लगते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सूरज का एक चक्कर लगाने में धरती को कितना टाइम लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट, द टूल्स ऑफ हंटर गैदरर्स वर मेड ऑफ, जो शिकारी होते थे ना और जो इकट्ठा करते थे सामान को, तो किसका टूल उनका बना होता? हथियार किसका बना होता था? हड्डी का, पत्थर का या लकड़ी का या सभी का? तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब हमारा 10th क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम आर द पीपल हु यूज टू लिव इन द इंडियन सब कंटिनेंट 2 मिलियन यानी कि 20 लाख ईयर एगो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अरेंजिंग देयर फूड नोन एज? देखो जब हमने फूड को अरेंज करा तो आपको बता रहा है कि इनमें से कौन सी प्रजाति जो है 20 लाख साल पहले रहती थी, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। आर्यंस, हड़प्पा, हंटर गैदरर्स या नन ऑफ दिस? हंटर गैदरर्स, ठीक है, जो शिकार कर कर अपना जीवन यापन करते थे, वो रहती थी, ठीक है। Why did hunter gatherer move from one place to another? ये कह रहा है कि जो हंटर गैदरर है वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे? देखिए वो इसलिए तो मूव करते थे क्योंकि उनको रिसोर्स जहाँ मिलेगा वहीं तो जाएंगे, साधन जहाँ मिलेंगे। अगर एक जगह पर ख़त्म हो जाएंगे तो दूसरी जगह जाएंगे। तो ये लिखा है आफ्टर एग्जॉशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ गिवन प्लेस, मतलब अगर एक जगह जहाँ पर वो रह रहे होते थे वहाँ संसाधन ख़त्म हो जाते थे तो वो दूसरी जगह चले जाते थे। दूसरा, इन सर्च ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड प्लांट्स, और देखो कुछ जो फसलें होती हैं वो कुछ मौसम में उगती हैं, तो वहाँ पर जब वो रहते थे वो फसलें अगर नहीं उगती थी या खाने पीने का सामान नहीं होता था तो वो दूसरी जगह चले जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वर्क्स डिड द हंटर गैदर यूज फायर? ये जो हंटर गैदर है ये आग का इस्तेमाल किस लिए करते थे? बताओ किस लिए करते थे? देखो क्या ये लाइट के लिए करते थे, क्या ये मीट को रोस्ट करने के लिए करते थे, या जानवरों को डराने के लिए, ऑल ऑफ द अबव? ये तीनों सही हैं। जब तीनों सही होगा तो डी पर टिक कर देंगे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है।
तो आपका सेक्शन ए क्लियर हो गया। अब सेक्शन बी देखिए, ये आपको 3 मार्क्स में लिखना है। ये कह रहा है वाई द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो अर्थ है ना उसे यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। आप लिखेंगे अर्थ इज कॉल्ड द मोस्ट अमेजिंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम बिकॉज कंडीशंस कंडक्टिव टू लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। देखो अर्थ को यूनिक प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि धरती पर ही जीवन पाया जाता है। देखो आपने अगर जो अपने वाला क्वेश्चन याद किया हो ना आंसर वही लिखना। आप ये मत सोचना कि सर ने ये लिखा हम ये याद कर लेते हैं, नहीं नहीं, जो आपने लिखा वो ठीक है। ठीक है, आपने लिखा होगा ना कि धरती पर जीवन है इसलिए धरती जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है। अगर अर्थ जो है वो ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, वाटर भी यहाँ पर है और जो जीवन के लिए ज़रूरी है। और आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। और एयर जो है ना, एयर यहाँ पर एयर भी है जिसमें ऑक्सीजन है जो जीवन के लिए ज़रूरी है। तो इन सभी की वजह से धरती को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन नहीं करते तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। नीचे पूछा गया, देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है पहले देख लिया करो ऑप्शन है या नहीं। ऑप्शन है तो दोनों में से एक करना होता है, ठीक है। और का मतलब होता है ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। अगर हाउ कैन यू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द पोल स्टार। ये कह रहा है कि पोल स्टार से आप कैसे पता लगाओगे डायरेक्शन को। आपको पता है ना नॉर्थ डायरेक्शन पता लगती है, तो वो बताना कि द ये कह रहा है इन एंशिएंट टाइम, पुराने ज़माने में पीपल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन इन नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। देखो रात को लोग डायरेक्शन का पता तारों से ही लगाते थे, क्योंकि पहले घड़ी तो होती नहीं थी ना इस प्रकार से सिस्टम थे कि पता लग जाए कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो पोल स्टार प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू शो द डायरेक्शन। पोल स्टार होते थे जिससे डायरेक्शन पता लग जाती थी। द पोल स्टार इज विजिबल ओनली इन द नॉर्थ डायरेक्शन। और पोल स्टार सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में आता है। सो विद द हेल्प ऑफ द पोल स्टार वन कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉर्थ डायरेक्शन। इसलिए हम नॉर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, ठीक है। इतना भी कर लोगे तो बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट फिर कह रहा है कि व्हेन इट इज़ 5:30 PM इन इंडिया देन लंदन क्लॉक्स 12 नून गिव रीज़न। ये कह रहा है कि जब इंडिया में 5:30 बज रहे होते हैं तो लंदन में 12 बज रहे होते हैं दोपहर के। ऐसा क्यों है? देखिए एक ना टाइम पीरियड बनाया गया और स्टैंडर्ड टाइम को ध्यान में रखकर, ठीक है, ग्रीनविच है ना उसको बेस लिया गया है। तो उसी के हिसाब से जो है ना टाइम पीरियड को डिसाइड किया गया। इसलिए ऐसा होता है कि एक ही टाइम पर लंदन में जो है वो 12 बज रहे होते हैं तो दिल्ली में या इंडिया में 5:30 बज रहे होते हैं। तो आप बोलेंगे वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड बाय द ग्रीनविच लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वर्ल्ड का जो टाइम है ना वो ग्रीनविच लाइन से डिसाइड किया जाता है जो इंग्लैंड से पास होती है। और इंडिया का जो टाइम है ना वो 82.5 डिग्री के हिसाब से माना जाता है ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। इंडिया अगर एग्जाम में आ जाए ना कि इंडिया के स्टैंडर्ड किसकी बेस पर है 82.5 डिग्री पर, ठीक है। और अगर टाइम का बेस कौन लिया जाता है ग्रीनविच लाइन, क्योंकि इसी के अंदर क्वेश्चन बन के आ जाते हैं ना, ठीक है। और इंडिया इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच लाइन, ठीक है। इंडिया जो ग्रीनविच के ईस्ट में है और इसलिए 5 घंटे और आधा घंटा और इसका गैप आ जाता है। इसलिए इंडिया में 5:30 बज रहे होते हैं जबकि लंदन में 12 बज रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाई डिड पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे एट द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम। जो लोग खेती करते थे वो एक ही जगह पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? भाई देखो खेती करेंगे तो उसके लिए पानी देना पड़ेगा, फसल उगेगी कटेगी तभी तो उसकी ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए रहते थे। बस अपनी लैंग्वेज में बना के लिख दो कि भाई यहाँ पर द कल्टिवेटर हैड टू स्टे इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज व्हेन पीपल स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर दे हैड टू स्टे इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम टू टेक केयर। यहाँ से लिखना बस एक ये लिख देना टू टेक केयर ऑफ दैम, उनका ख्याल रखने के लिए। फ्रॉम सोइंग सीड्स टू रैपनिंग ऑफ क्रॉप्स, बीज को बोने से लेकर फसल के पकने तक रहते थे वो, ठीक है। और इरिगेटिंग करने के लिए, पानी डालने के लिए और वीड्स को हटाने के लिए, फालतू पौधे उग जाते ना इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लो, ठीक है, इतना बहुत है।
और भी बहुत सारे काम होते थे, जैसे पक्षियों को भगाना, जानवरों को भगाना, इसलिए लोग एक ही जगह रहते थे। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि इन विच वेज द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हंटर गैदरर्स। ये कह रहे हैं कि जो किसान हैं और जो हंटर गैदरर हैं उनसे उनका जीवन कैसा लगता है। देखो, जो किसान होते थे तो एक ही जगह रहते थे, वो फसल उगाते थे, जबकि हंटर गैदर अपना प्लेस बदलते रहते थे और वो फसलों को नहीं उगाते थे। ठीक है, और आप इसका आंसर यहाँ से लिखना है कि दे ऑलवेज लिव इन द लिविंग स्पेस, बी श्योर टू ऑर्गेनाइज एंड सिक्योर बेबीसिटिंग रूटीन्स एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन वर एंगेज इन एग्रीकल्चर वर्क्स। जो औरतें हैं वो खेती बाड़ी में लगी रहती थी और डोमेस्टिकेट मतलब जानवरों को पालना इस तरीके से लगी रहती थी। देखिए, इसमें आपने लिख देना कि यहाँ से लिख दो कि वुमेन एंड चिल्ड्रन वर एंगेज इन एग्रीकल्चरल वर्क्स एंड ग्रेजुअली लर्न टू डोमेस्टिकेट सम एनिमल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड वाइल्ड एनिमल्स। मतलब जो किसान था वो उसने फसल उगाता था, उनने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। और द फूड हंटर वर डिफरेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर पैस्टोरलिस्ट। और जबकि जो फूड हंटर थे वो अलग थे, किनसे? किसानों से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में छठा सातवां, व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ। आपको धरती के 3 हीट जोन बताने हैं। तो आप पहला बताएंगे ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन, फिर आप बताओगे कि इसमें जो सूरज होता है ना वो एक बार हमारे सिर के ऊपर आ जाता है दोपहर के टाइम में। ठीक है, जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं सब में। और ये लैटिट्यूड जो इलाका है ना कहाँ का होता है, देखो 2 पार्ट होते हैं। आपको ये ना पिक्चर देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला होता है। ठीक है, तो द रीजन रिसीव मैक्सिमम हीट एंड इसका ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बीच का जितना भी इलाका होता है ना वो सारा ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन होता है। फिर खाली टेम्परेट टेम्परेचर जोन कौन सा होता है? देखो ये आपको थोड़ा सा पिक्चर देखोगे तभी उसमें समझ में आएगा कि ये जो इलाका होता है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आपको बताया था ना मैंने। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना वो हम बात कर रहे हैं किसकी, जो आपका नॉर्थ में है, तो उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉर्थ पोल के बीच का हिस्सा। और अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और साउथ पोल के बीच का हिस्सा, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? टेम्परेचर जोन कहलाता है। ऐसे कोल्ड टेम्परेचर जो जोन है ना, ये एरिया होता है नॉर्थ पोल सर्कल और नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ पोल सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर में होता है। नॉर्थ का अलग और साउथ का अलग, पिक्चर में देखोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें से करना होगा और अपना बना के लिखना होगा। अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। हाउ इज़ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। तो कैसे किया जाता है, सुनो। द लॉन्गिट्यूड लाइन ऑफ 0 डिग्री इज कॉल्ड द प्रिंसिपल मेरिडियन। ठीक है, जो 0 डिग्री होती है ना वो प्रिंसिपल मेरिडियन कहलाती है। इट पासिस थ्रू द ग्रीनविच लोकेशन, और ये ग्रीनविच लोकेशन से पास होते हैं इंग्लैंड में। ठीक है, हैंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ग्रीनविच लाइन, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। एट द प्राइम मेरिडियन वेयर द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, और प्राइम मेरिडियन में जहाँ पे सूरज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में, उसे नून कहा जाता है। क्या कहते हैं? नून। एट ऑल प्लेसेस ऑफ द मेरिडियन, और जितने भी जगह होंगे ना वहाँ सब पर होगा हाई में। तो बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और धरती कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। और प्लेसेस दैट आर ईस्ट ऑफ ग्रीनविच हैविंग अ टाइम अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, इसलिए पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो इसलिए ईस्ट वाला आगे का टाइम माना जाता है और वेस्ट वाला पीछे का टाइम माना जाता है। और इंडिया ईस्ट में है तो इसलिए इंडिया जो है 5.5 घंटे आगे भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्राम सभा। जो ग्राम सभा उसकी क्या इम्पोर्टेंस है आपको ब्रीफली बताना है। ठीक है, तो और बाकी आगे भी आंसर क्वेश्चन है। तो ग्राम सभा जो है वो असेंबली होती है ऑल एडल्ट्स की, जो उस पंचायत को उस एरिया के अंदर जहाँ तक वो है वहाँ पे रह रहे होते हैं। ठीक है, इट मे बी दैट देयर मे बी ओनली
वन विलेज और देयर में बी मोर देन वन विलेज। और क्योंकि जहाँ तक पंचायत का बोला है तो उस पंचायत में एक गांव भी हो सकता है, एक से ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं। तो वी नो दैट इन मैनी स्टेट, और हम जानते हैं कि बहुत से स्टेट में ऐसे हैं कि ईच विलेजेस ग्राम सभा मीटिंग इज़ डिफरेंट, और भारत के अंदर बहुत से गाँव और मीटिंग भी अलग अलग होती है। लेकिन कोई पर्सन जो 18 साल या उससे ज़्यादा है तो वो उस ग्राम सभा के अंदर वोट डाल सकता है, ठीक है। तो यही ग्राम सभा होती है और वो ग्राम सभा का मेंबर माना जाता है। अब ग्राम सभा इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको पॉइंट में बता सकते हो कि ग्राम सभा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करती है, ठीक है। जैसे वो मॉनिटर करती है मनी के लिए, मेन आप ये लिख देना कि वो मॉनिटर करती है, जनता के लिए काम करती है, ठीक है। और जो पर्सन उसको चुनती है और ताकि वो गांव के लिए, उस इलाके के लिए जहाँ तक वो पंचायत है वहाँ के लिए काम कर सके अच्छे से। तो ये अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देना, इतना बड़ा मत करना, ठीक है। अब उसके बाद सेक्शन डी है और ये आपका पैसेज वाला है। तो आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसके आंसर आराम से बता सकते हैं, ठीक है। जैसे डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन, ये कह रहा है भेदभाव तब होता है जब लोग प्रेजुडिस करते हैं या स्टीरियोटाइप्स करते हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, और अगर तुम किसी दूसरे लोगों को नीचे दिखाते हो, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन, और उन्हें कहते हो कि आप इस एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले सकते, जॉब नहीं कर सकते, और उनको किसी एरिया में रह नहीं सकते, पानी नहीं लेने दे सकते, पानी पीने नहीं दे सकते, तो इस तरीके से ये सब भेदभाव होते हैं और ये नहीं करने चाहिए। अब इसके बेस पर हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन है, कह रहे कुछ लड़के जो होते हैं वो लड़कियों पे रिमार्क करते हैं कि लड़कियां जो है वो गेम नहीं खेल सकती, ठीक है। तो अब बताओ लड़के इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? लिबर्टी, स्टीरियोटाइप, इक्वलिटी, या नन ऑफ दिस? स्टीरियोटाइप कहलाएगा क्योंकि एक सोच बनी हुई है, ठीक है। फिर ये बोला कि इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज है, बाकी सब लैंग्वेज बेकार है, तो ये क्या कहलाएगा? ये भी एक स्टीरियोटाइप कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन कब नहीं होगा, इनमें से कब भेदभाव नहीं माना जाएगा? देखो जब लोग हर किसी के धर्म, हर किसी की लैंग्वेज को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए बिना किसी भेदभाव के। तो मैंने सिर्फ इसमें आंसर बता दिया अल्लाह, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है कि अगर किसी को एक्टिविटी करने से रोक दो तो भेदभाव है, ठीक है। और कुछ लोगों को नीचा दिखाओ, ये भी भेदभाव है। तो कौन सा भेदभाव नहीं है ये पूछा था, तो सी आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अगर ऊपर वाला करते नहीं है तो नीचे वाला, कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ी नहीं, भेदभाव से नहीं जुड़ी हुई? अब लड़का लड़की जो है वो फ्रेंडली है और क्रिकेट मैच खेले तो ये भेदभाव से नहीं जुड़ी हुई, डिस्क्रिमिनेशन से नहीं जुड़ी, ठीक है। फिर आपकी एक और पैसेज आएगी, ठीक है। अफसाना, इवन नाउ वी आर सपोज टू गो होम एज सून एज वी फिनिश प्लेइंग। तो अफसाना कह रही कि जैसी गेम खत्म होगी हम घर जा सकते हैं। द बॉय गो हियर एंड देयर, लड़के इधर उधर जाते हैं, एंड कैन चिट चैट टिल लेट, और रात को देर तक बातें करते हैं। कोई नो वन से एनीथिंग, कोई इनसे कुछ नहीं कहता। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल से आने के बाद आई हेल्प माई, जबकि लड़की कह रही कि मैं अपनी मम्मी की मदद कराती हूँ, ठीक है। और 2-3 घंटे घर में लगाती हूँ, मैं अपनी स्टडी भी करती हूँ, ठीक है। और फिर खेलने भी जाती हूँ। आई आल्सो हेल्प, मैं घर में मदद भी करती हूँ। लेकिन मेरा जो भाई है वो कहता है चाय लाओ, तो ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ। इफ़ माई मदर वांट्स टी और एंड ही मेक्स इट, अगर वो अपने लिए बनाए, देन मदर से ही हैज़ 3 सिस्टर, उसने कहा तेरी 3 बहनें, येट ही हैज़ टू वर्क, ठीक है, कि उनको काम करना चाहिए, ठीक है। वन गर्ल नाउ जस्ट लुक एट जारिन्स यंगर ब्रदर, ही इज़ ओनली 5 years old बट ही सेज मम्मी वाई डू यू स्टैंड दीदी टू प्ले, और वो 5 साल का है और वो कहता है कि मम्मी बहन को क्यों बाहर भेज रही हो खेलने के लिए। शी डजंट लुक नाइस प्लेइंग लाइक, उनका कि वो खेलती अच्छी लगती है ऑन दैट ग्राउंड पर। आस्क हिम इफ ही विल प्ले एंड ही से आई एम ए बॉय ऑफ कोर्स, और जब मैं बोलती तू क्यों जाता है तो वो कहते कि मैं तो लड़का हूँ तो मैं तो खेलूँगा। तो इस तरीके से भेदभाव देखे जाते हैं। तो आपको बताना कि अफसाना मदर स्टेटमेंट ही से 3 बहनें, ठीक है, येट ही हैज़ टू वर्क, तो उन्हें काम करना चाहिए। तो ये कौन सी बात है? तो देखो यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लिंग भेद हो रहा है, लड़कियों को काम करना पड़ेगा, लड़के काम नहीं करेंगे, तो ये भेदभाव भी तो है। फिर उसके बाद वाई जरीन्स यंगर ब्रदर, जो जरीन का छोटा भाई है, उसने कहा मम्मी वाई डू यू सेंड दीदी, अब दीदी को खेलने के लिए क्यों भेजती हो? तो ये बताओ ऐसा विचार उसके मन में क्यों आया? क्योंकि
जरीन अच्छी खिलाड़ी नहीं है, जरीन लड़की है, या वो अच्छे कपड़े नहीं पहने, या कोई भी नहीं, तो जरीन एक लड़की है इसलिए ऐसा भेदभाव हुआ। फिर नेक्स्ट है, अफसाना की माँ कहती है डोंट टेक हर सन्स हेल्प इन क्लीनिंग वर्क बिकॉज अफसाना मदर डू नॉट टेक हर सन्स, वो अपने बेटे की मदद नहीं लेती साफ़ सफाई में। क्यों नहीं लेती? क्योंकि वो लड़का है। हाँ, क्योंकि वो लड़का है। इस तरीके से भेदभाव होते हैं बच्चों। फिर आपकी एक और पैसेज आएगी, सुनीता पढ़ देता हूँ। सुनीता कहती है कि शी वाज ए यंग गर्ल, वो जवान लड़की है, एंड लव करती है स्पोर्ट्स से, स्विमिंग से पसंद करती है। शी वॉज नेवर टू इंटरेस्टेड इन, उसे पढ़ाई में कभी मज़ा ही नहीं आता। आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम ए डाइवर, तो वो डाइवर बनना चाहती है, मतलब तैराक बनना चाहती है। बट शी कुड नॉट गेट इनटू द, लेकिन उसे वो कोर्स ही नहीं मिलता। इंस्टेड शी बिकेम ए हेलीकॉप्टर पायलट, इसकी वजह वो हेलीकॉप्टर पायलट बनते। वन डे शी फाउंड आउट दैट इफ शी स्टडीड एंड ट्रेन फॉर इट शी कुड जॉइन द स्पेस मिशन, उसने कहा कि मैं स्पेस मिशन ज्वाइन कर लूँगी। एंड दैट इज़ व्हाट शी डिड, और जो उसने करा वो करके दिखाया। और सुनीता विलियम सेट ए न्यू रिकॉर्ड बना दिया। अब आपको बताना है कि व्हाट डिड सुनीता डू आफ्टर हाई स्कूल। हाई स्कूल के बाद उसने क्या करा? स्विमिंग ट्रेनिंग करी थी, टीचिंग कोर्स करा था, डांसिंग या हेलीकॉप्टर पायलट कोर्स, हेलीकॉप्टर का पायलट कोर्स करा था उसने, ठीक है। और जब सुनीता यंग थी तो उसे क्या चीज़ पसंद थी? कुकिंग करना, रीडिंग बुक करना, स्पोर्ट्स, स्विमिंग या पेंटिंग। स्पोर्ट्स और स्विमिंग पसंद थी, पढ़ लिया हमने, ठीक है। सुनीता विलियम जो है उसने नया रिकॉर्ड किस में बनाया था? बताओ किस में नया रिकॉर्ड बनाया था? तो उसने बनाया था लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय वूमेन, ठीक है। लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट करी थी उसने, स्पेस के अंदर फ्लाइट करी थी, उड़ान भरी थी, ठीक है। फिर आपकी एक और पैसेज है, तो ये पढ़ देता हूँ, फिर आंसर आपको बताने हैं, इसी में से ढूंढ के बताने हैं, ठीक है। तो ये कह रहा आज से 12,000 साल पहले और बहुत सारे चेंज आए क्लाइमेट के अंदर। देखो हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पेपर में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और बहुत बड़ी मात्रा में कंडीशन जो है चेंज हो रही है, ठीक है। और इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, दिस इज इन टर्न लेड टू इन इंक्रीज नंबर ऑफ द डियर। और देखो ग्रासलैंड को जब बढ़ाएगा तो हिरन बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंटेलोप, गोट, शिप, ये सब जीवित हो पा रहे हैं, रह पा रहे हैं मतलब। तो जो इनका शिकार करते हैं ना, वो इनको फॉलो करते हैं, ठीक है। उनकी फूड हैबिट्स हो गई, उनकी ब्रीडिंग हो गई, सीजन में कौन कौन से फसल, मतलब कौन कौन जीव पैदा होते हैं। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प द पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल्स देमसेल्फ, फिशिंग आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। और इससे क्या हो, लोगों की मदद मिली, लोगों ने उनको पालना शुरू करा, उनकी देखभाल करना शुरू कर दी, और फिशिंग भी एक इम्पोर्टेंट हो गई। तो अब हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा ब्रीफ में बताया बच्चों आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर सारे क्वेश्चन और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से पढ़कर और अच्छे से देख सकते हैं। देखिए पैसेज जो है ना मैंने थोड़ा तेज़ी से पढ़ी हैं, तो हो सकता है आपको कोई दिक्कत आ रही तो हिंदी में दिखा दूँ। ये देखो, ये पढ़ लो आप हिंदी में, ठीक है। ये कहानी पढ़ी थी ना, शॉर्ट में बताई थी आपको। ये है ना, बारिश से पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, गर्मी बढ़ने लगी, कई क्षेत्रों के घास वाले मैदान बने, है ना। और हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गायें, ये इन सब की जनसंख्या बढ़ने लगी। और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और उनके खाने पीने के आदतों पर इनकी समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे, और साथ ही इस काल में मछली भी भोजन के रूप में स्रोत बन गई, ठीक है ना। अब इसके बेस पर इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें ढूंढ के बताने हैं। देखो पैसे बहुत स्टोरिंग होती है, तो आप इसे खुद पढ़ के अच्छे से करना। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, व्हाट लेड टू एन इंक्रीज इन द एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास अराउंड। तो किसकी वजह से जो है जानवर बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ने लग गए? तो ऊपर पैसेज में लिखा था, ठीक है, कि ग्रास के बड़े बड़े मैदान बनने लग गए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जानवर भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। तो बुक ऊपर ही लिखा था ये सारा आंसर, तो यहीं से आपको ये सारा
का सारा ये लिख देना था, ठीक है ना। तो पैसेज में ढूंढ के लिखना है आपको। और अगर ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला व्हाट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, मतलब किस वजह से बढ़ने लग गए, क्योंकि जो वार्म कंडीशन आ गई। तो ये ऊपर वाला आंसर था ना कि क्यों बढ़ने लगे, तो इसका आंसर ये वाला था यहाँ तक, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब पैसेज में भी ऑप्शन है आपको, ऊपर वाला करो नीचे वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाई डिड हंटर्स स्टार्ट सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स। अब हंटर जो है वो जानवरों के बारे में क्यों सूचना लेने लगे, क्योंकि वो वहीं बसना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये कब अपने बच्चों को पैदा करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते, तभी तो वो उनका शिकार कर पाएंगे। तो ये भी सब पैसेज में था। और देखो जो मिलती जुलती लाइन होगी ना, जो मिलती जुलती लाइन होगी वो सारी उसमें ढूंढ के आप लिख देना आंसर। पहले खुद कर लो, फिर ये आंसर मैच कर लो। यहाँ तो बहुत बड़ा लिखा है ना, आप अपनी मर्जी से लिख लेना, छोटा भी लिख सकते हैं। फिर व्हाई डिड फिश बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। जो फिश है ना वो मुख्य भोजन कैसे बन गई थी, क्योंकि वहाँ पर फिश अवेलेबल होगी और भोजन उन्होंने खाया होगा, देखा होगा, तो और आराम से रिवर में मिल रही होगी। तो ये तो जैसे यहाँ लिखा ना, अब यहाँ ना इसमें बताया नहीं क्यों इम्पोर्टेंट, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ठीक है। बोल देना ईजिली अवेलेबल होगी कि इसलिए मिल गई, मेन ये लाइन लिख देना, ठीक है। अब सेक्शन ई है, ये 4 मार्क्स का है और मैप वर्क है, तो इतना आसान भी नहीं है। आपको पहले ये क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको जो मैप में नंबर ए लिखा होगा तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सी चीज़ है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जो ए जगह है ना मैप में, वो है जहाँ पर केव्स हैं, गुफाएं हैं, रॉक शेल्टर्स हैं जो नर्मदा वैली के बिल्कुल पास में है। तो इनमें से कौन सी जगह है वो, तो वो है आपकी भीमबेटका। तो आप मैप में इस तरीके से यहाँ पर जो ए जगह है ना ए, ठीक है, तो आप वो भर देंगे, ये ए जगह ये रही, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है आपको आइडेंटिफाई करना बी, जहाँ पर ट्रेसेस मिले राख के, तो इनमें से कौन सी जगह पर मिले हैं, ठीक है। तो इसमें से मिले हैं आपको कुरनूल केव्स में, तो कुरनूल केव्स आपको जो है बी में भर देनी, ये एरिया आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका था आपको सी आइडेंटिफाई करना था, जहाँ पर लोगों ने अपने पिट हाउसेस बनाए थे और जो डग है ना, डग गड्ढे वाले जो घर बनाए थे, और ठीक है। और उसके बाद आपको बताना वो कहाँ मिले हैं, तो बुरजोम, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, तो ये देख लो बुरजोम, सी जगह का है, ठीक है। ये उसका नेक्स्ट है आपको बताना है आइडेंटिफाई द अर्ली विलेज मार्क डी, डी से बताया जा उस मैप में जहाँ गोदावरी नदी के पास में है। तो गोदावरी नदी के पास में आपका कौन सा है, इनेमा गांव, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपका है, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अब जो बच्चे जो हैं विजुअली इम्पेयर्ड है उनको आंसर बताना था कि आपको उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम बताना है जहाँ पे इंडियन वेयर कुरनूल केव लोकेटेड। कुरनूल की लेव कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ये देखो ये अब हमने भरा था ना, ये वाला इलाका, ठीक है, कुरनूल केव्स। फिर आपसे पूछा गया उस स्टेट का नाम बताओ जहाँ पर भीमबेटका है, तो भीमबेटका मैंने अभी आपको कहाँ बताया था, मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर आपको बताना उस टेरिटरी का नाम बताओ जहाँ पे बुरजो है, तो बुरजो ऊपर हमने पढ़ा था ना, कहाँ पर पढ़ा था हमने, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और उसके बाद हमें बताना था कि जो इनेमा गांव है वो कहाँ पर है, वो आपका महाराष्ट्र में, मैंने बता दिया था। इस तरीके से पूरा पेपर समझा दिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑफ डियर स्टूडेंट्स।
बाकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।